हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 10। इससे पहले हमने ऑलरेडी 9 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 गंगा का दक्षिण क्षेत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप पर, ये वाला मगध क्षेत्र है, मगध साम्राज्य उसमें कहलाता था। अभी देखेंगे यहाँ पे कि गंगा जो है आपका कुछ इस तरीके से निकला हुआ है ना। तो ये दक्षिण वाला भाग है, दक्षिण ऊपर हो जाएगा, सॉरी नीचे दक्षिण हो जाएगा और ऊपर उत्तर हो जाएगा। तो उत्तरी भाग है या दक्षिणी भाग है, देखेंगे कि ये गंगा का दक्षिणी वाला क्षेत्र है, गंगा का दक्षिण क्षेत्र है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड वहाँ पर कुछ पिक्चर आपको दूँ, ताकि आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने में, याद करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाकी बात करें यमुना का, तो यमुना को देखेंगे तो यमुना किधर से आती हैं, तो यमुना से तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है या तो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र होता है या तो गंगा का उत्तरी क्षेत्र होता है। तो यहाँ पे देखेंगे गंगा का ये जो मगध है वो नीचे वाला क्षेत्र है। और अभी यहाँ पे मगध जो साम्राज्य था पहले, यहाँ पे भी देखेंगे इस क्षेत्र में आपको पटना देखने को मिलेगा, पटना, गया, है ना। ये सब कुछ खास जिले हैं जो यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, खास करके पटना आपको याद रखनी है, पटना और गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है, लद्दाख, सुंदरवन या कोंकण। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा या उपरोक्त से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो लद्दाख का जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट, यानी कि ठंडा मरुस्थल। ठीक है, तो यहाँ पे सुंदरवन तो एक डेल्टा है। कोंकण में देखेंगे कि यहाँ पे आपको कहाँ मिलेगा, कन्नड़ वाला एरिया में, है ना। पश्चिमी जो तट है उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी 2 का 1। लद्दाख इसका सही आंसर है, ये मरुस्थल है लद्दाख। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। पहला है, पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है। देखिए वास्तविक तो खैर है ही नहीं, ये तो पहला ही पकड़िए, इसको गलत है, ये आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है, यहाँ भी वास्तविक ही कह रहा है, तो इसको भी छोड़िए, इसको भी आगे, जहाँ वास्तविक है रियल है, रियल तो है नहीं, हम लोग तो जो भी रेखा वहाँ पर खींचा गया वो क्या है, काल्पनिक रेखा है, तो यह तो होगा नहीं। आगे देखते हैं थर्ड नंबर में क्या लिखा गया है, कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। हाँ ठीक है, काल्पनिक तो है, जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये पॉइंट सही लग रहा है। आगे देखते हैं, ऊपर से एक से अधिक होगा या ऊपर से एक कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होगा कि सॉरी कोई ये सोच रहे होंगे कि 23.5 डिग्री झुका हुआ है कौन बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को हल्का सा चेंज किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा इस पिक्चर को देखें, अगर ये कक्षीय समतल, ये समतल से अगर बात करें तो कितना डिग्री का बना रहा है कौन, 66.5 डिग्री का। और अगर देखें ये वाला जो बोला जाता है कि कितना डिग्री का एंगल से झुका हुआ है अपने एक्सिस से, ये वाला लेंस से, तो ये देखेंगे कि 27.5 डिग्री का झुका हुआ है। लेकिन कक्षीय समतल से कितना झुका हुआ है, ये 66.5 डिग्री झुका हुआ है। तो बस ये क्वेश्चन में बस इतनी सी बात के डिफरेंस है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस चित्र को हमेशा दिमाग में रखिए कि कौन सा सवाल कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का एक अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय समतल से, ये कक्षीय समतल से 86.5 डिग्री का कोण, ये 86.5 डिग्री का कोण बनाती है। जबकि इसका देखेंगे ये वाला, ये जो लंब है, इससे यहाँ पर कोण कितना डिग्री का झुका हुआ है, ये 27 डिग्री का झुका हुआ है, जो हम लोग अक्सर पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रदीप्ति वृत्त क्या है। कहता है, वृत्त जो ग्लोब के 2 भागों में विभाजित करता है, वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, या विश्वत्व पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है। वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करती है। अब देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे थोड़ा सा पिक्चर को देखिए, ये जो सन का रे है जैसे पड़ रहा है तो आधे भाग में क्या हो रहा है, आधे भाग में यहाँ पे दिन है और आधे भाग में रात है, तो इसी को कहा जाता है क्या, प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे ध्यान देना आपका, जिसका आंसर होगा, ठीक है, ये होगा कि वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात को क्या करता है, विभाजित करता है, दिन भर और रात अलग। ठीक है, तो यही है प्रदीप्तीय वृत्त। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है, हिंद महासागर में है, अरब सागर में है या बंगाल की खाड़ी में है। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अरब सागर में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम जूम करके दिखाते हैं आपको कि कहाँ पे है लक्षद्वीप। ये देखिए यहाँ पे है ये लक्षद्वीप, और यहाँ पे इसकी कैपिटल भी दिख रहा है आपको, कावरती। तो देखेंगे ये कौन सा एरिया है, ये देखेंगे अरबियन सी है, नीचे इंडियन ओशियन है, तो यहाँ पे कौन सा सागर है, यहाँ पे देखेंगे अरबियन सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरब सागर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। चलिए फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, ब्राज़ील में पाए जाने वाला कंपोज, ये जो कंपोज है वो क्या है, एक जनजाति है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, या फिर एक परंपरागत नृत्य है, या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा, या में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह क्या है, कंपोज क्या है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं आप सभी, वो सभी क्या है, ये घास का मैदान ही है। ठीक है, जैसे देखिए ये सवाना यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे लानोस है, ठीक है, यहाँ प्रेरी है, प्रेरी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तरी अमेरिका में। जबकि इधर देखेंगे पम्पास, कंपोज, ये सभी क्या है, सेलवास, सब कहाँ देखने को मिलेगा, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, सवाना देखने को मिलेगा आपको अफ्रीका में, स्टेपी है, ठीक है, डाउन्स है, डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, कैंटबरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो है आपका कौन कहाँ पे है, जैसे घास का स्थान है, और सेलवास आपको पेरू में देखने को मिलेगा, कैंपास जो आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगा, पम्पास आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा, प्रेरी है आपको उत्तर अमेरिका में, डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है, लानोस आपका वेनेजुला में है, जबकि वेल्ड आपका दक्षिण अफ्रीका में है, सवाना आपका अफ्रीका में है, कैंटरबरी जो है आपका न्यूजीलैंड में है, क्योंकि देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही क्या है, न्यूजीलैंड है, तो वहीं पर न्यूजीलैंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, कैंटरबरी। ठीक है, और पुस्टार जो है आपका वो कहाँ देखने को मिलेगी, हंगरी में। ठीक है, हंगरी की राजधानी कहाँ पे है, बुडापेस्ट में है। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा इसको लर्न करें, वह देख लें, आकृति वह दिमाग में बैठा हुआ रहेगा तो आराम से आप कर सकते हैं। ज़्यादातर ये पूछता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका वाला ज़्यादा पूछ लेता है, जैसे प्रेरी ज़्यादातर पूछता रहता है ना। और ये आपका कभी कभी पूछ लेता है पम्पास, कंपोज के बारे में देख पूछ लेता है, सवाना कभी कभी पूछता है। वैसे सभी वो इंपॉर्टेंट ही हैं, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी जो आपका जो अमेरिका है यहाँ वाला, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे विश्व का जो होता है ना, गेहूँ का कटोरा कहा जाता है ना, कटोरे का जो क्षेत्र है वो कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, कोलकाता बंदरगाह पर में स्थित है, कोलकाता बंदरगाह पर में स्थित है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक होगा, ठीक है, मिस्टेक मतलब मिस प्रिंटिंग होगा। ठीक है, मतलब हम लोग को ये समझना है कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। ठीक है, गंगा सागर में, गंगा सागर पर है, या फिर बंगाल की खाड़ी पर, या फिर हुगली नदी पर है, या फिर ऊपर से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हुगली नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, हुगली नदी, ये जो आप ब्लू कलर को देख रहे हैं वो क्या है, हुगली नदी है। और यहीं पर देखेंगे आप, यहाँ पर ये देखिए कोलकाता पोर्ट ये वाला, और यहाँ पे हल्दिया पोर्ट, तो हल्दिया पोर्ट भी कोलकाता में है। और कोलकाता पोर्ट भी कहाँ पर है आपका, कौन सॉरी, मतलब कि हल्दिया और कोलकाता दोनों पश्चिम बंगाल में, उल्टा मैंने कह दिया, माफ़ कीजिएगा। हल्दिया भी और कोलकाता भी दोनों कहाँ हैं, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और यहाँ पे देखें जो कोलकाता जो पोर्ट है वो आपका कौन सी नदी पर है, तो ये हल्दिया पोर्ट पर है, हल्दिया रिवर पर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर था, हुगली नदी, कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका यूरोप, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा चौथा ऑप्शन में ऊपर में से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो हो सकता है आपका आंसर इनमें से कोई नहीं हो, लेकिन इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। क्योंकि बात करें हम यहाँ पे अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका में तो कुछ लोग यहाँ रहते ही नहीं हैं, यहाँ तो पूरा क्या है, ये पूरा जैसे बोलते हैं ना कि बर्फ़ है ही बर्फ़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे वाइट वाइट ही पूरा देखने को मिलता है, पर कुछ भी आपको देखने को जनसंख्या बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ वैज्ञानिक लोग अपने रिसर्च वगैरह के लिए यहाँ पे जाते हैं। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और कितनी जनसंख्या है लगभग में, तो 3.2 करोड़ के आसपास में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको देखने को कहाँ मिलेगा, एशिया में, उसके बाद अफ्रीका में देखने को मिलेगा, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समझ में आया चीज़। तो संसार में किस महाद्वीप का पर सबसे कम जनसंख्या है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है आपका, लद्दाख में पाए जाने वाले घम्पास क्या है, तो ये बौद्ध विहार या मंदिर है, या फिर बकरी का प्रजाति या किस्म है, या सॉल का किस्म है, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। मैंने इस क्वेश्चन को मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, लगभग 92% बच्चे ने गलत जवाब दिया वहाँ। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की पढ़िए, डेली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ठीक है, कुछ नया चीज़ सीखते रहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं, सोचते हैं कि यार कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, अच्छा शाम में देख लेंगे, तो इसका मतलब है कि आप बहुत पीछे जा रहे हैं, क्योंकि बाकी बच्चे तो देख रहे हैं ना। एक तो कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि पूछा नहीं जा सकता है ना। तो लगे रहिए, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि लद्दाख में जो गम्पास है वो एक बौद्ध विहार या बौद्ध मंदिर है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैंने कोई चित्र नहीं लाया, जो एक्चुअली में वैसा कोई चीज़ था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहलाती है, पेट्रोलियम, ऊर्जा, यातायात, या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 नंबर। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो लौ उद्योग का, जो आधुनिक उद्योग का जो रीढ़ की हड्डी कहलाता है वो कहलाता है लौह इस्पात। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा लौह इस्पात। ठीक है, इसका सही आंसर है लौह इस्पात। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर, ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है, फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, या फिर फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है, या फिर प्राकृतिक खाद व कीटनाशकों यानी कि पेस्टिसाइड, कीटनाशकों को क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का जो प्रयोग होता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। ठीक है, ईंधन के बारे में बात पूछा जा रहा है, CNG, PNG या फिर LPG। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पर्यावरण का अनुकूल है वो है CNG। ठीक है, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जबकि PNG का होता है पाइप नेचुरल गैस। क्या होता है, पाइप्ड नेचुरल गैस, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से LPG का क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये तीनों का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर का प्रयोग खालिस्तान होता है वर्षा को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, समुद्री गहराई को मापने के लिए, या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए, बैरोमीटर का जो प्रयोग होता है वो होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, जो यंत्र दिख रहा है वो क्या है, ये बैरोमीटर का ही मशीन है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का होता है हमारा बैरोमीटर। ठीक है, बाकी तो आप लोग तो जानते ही हैं कि बैरोमीटर का जब पठ्यांक अचानक जब गिरने लगता है तो उससे क्या होता है, आंधी व तूफान आने का संकेत होता है ना। अचानक जब ये पठ्यांक जब गिरना शुरू होता है तो क्या होता है कि आंधी और तूफान आने का ये संकेत देता है। ठीक है, जब अचानक ये गिरना शुरू हो जाता है तो। और इसका जो खोज किया गया था, यानी कि बैरोमीटर जो खोज किया था वो किसने किया था, उनका नाम था टोरिसेली। टोरिसेली, ध्यान रखिएगा कि बैरोमीटर की खोज किसने किया था, तो टोरिसेली ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये है, ध्यान रखिएगा, ये बैरोमीटर है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर, जुलू क्या है। जुलू क्या है, दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है, दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है, दक्षिण अफ्रीका का एक राष्ट्रीय पशु है, या उपयुक्त में से एक से अधिक हो गया, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। बताना आपको कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, लाटविया, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान।
या फिर इनमें से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका लाटविया। क्या होगा? लाटविया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लाटविया का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। ये अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है, तो वो देश है कतर। कौन सा देश है? कतर। और भारत में बात करें तो कौन सा देश है? हरियाणा। हरियाणा, ठीक है। और सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात भारत में कौन सा राज्य के पास है? तो वो है भारत में कौन है? केरल, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुणवत्ता में एक साधारण परिवर्तन, गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव होना चाहिए, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि विकास का सबसे अच्छा ये वर्णन है, गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव। नेक्स्ट है 17 नंबर में, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, या फिर मनमोहन सिंह, या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक वृक्षारोपण फसल नहीं है? कॉफ़ी, चाय, रबर। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक होगा इसका सही आंसर। यहाँ पे तीनों का तीनों क्या है? यहाँ पे तीनों देखेंगे कि ये वृक्षारोपण फसल है। ध्यान रखिएगा कि वृक्षारोपण फसल को कभी कभी हम इसे रोपण कृषि भी कह देते हैं, रोपण कृषि, ठीक है। तो रोपण कृषि के भी उदाहरण पूछा जाए तो भी आंसर होगा, वृक्षारोपण कहे तो भी बात वही है, ठीक है। और बाकी बात करें, केला भी क्या है? एक रोपण कृषि में ही आता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग था? निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग था? रूस, डेनमार्क, या भारत में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क में ये सहकारी खेती सबसे सफल हुआ था। फूल उगाना कहलाता है ट्रक खेती, मिश्रित खेती, फूलों की खेती, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ट्रक खेती क्या होता है कि जब बड़े पैमाने पर जब खेती की जाती है और ट्रक के माध्यम से कहीं दूर ले जा करके मार्केट में बेचा जाता है, ट्रक के माध्यम से, तो उससे लोग ट्रक खेती कहते हैं। ये ज़्यादातर आपको देखने ये जो पद्धति थी ट्रक खेती, ये सबसे पहले अमेरिका में देखने को मिला था, ठीक है। मिश्रित खेती किसको कहते हैं? जब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित खेती, ठीक है। और तीसरा फूलों की खेती। तो फूल उगाना क्या है? फूलों की खेती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर, इंग्लिश में जो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापक व्यावसायिक अनाज की खेती नहीं की जाती? पूछा है कि नहीं की जाती हैं, ध्यान रखना आपको, नहीं की जाती हैं, ये पॉइंट पकड़ना आपको। क्या हो जाएगा इसका? यूरोपीय स्टेप्स, अर्जेंटीना के पंपास, अमेजन बेसिन। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? अमेजन बेसिन, ठीक है। कहाँ गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे फलों की खेती महत्वपूर्ण है? बाजार बागवानी, वृक्षारोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, या उपरोक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है। आप देखेंगे कि इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन भी होता है, सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है, यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की किसी को किसको यानी कि स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है? व्यापक निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, या व्यापक व्यावसायिक अनाज खेती। तो देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका आदिम निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग देशों में से हम लोग अलग अलग नाम से देखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सिंपल सा ये होता है कि वह अपने जीवन भरण पोषण के लिए जो खेती किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि। सिर्फ अपने जीवन चलाने के लिए खेती बाड़ी जो करते लोग हैं, ज़्यादातर ये गरीब क्षेत्रों में ऐसा की खेती की जाती है। और ये ज़्यादातर भी जो देखेंगे झूम खेती जो है या फिर स्लैश एंड बर्न कृषि जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? भारत के जो हमारे जो 7 सिस्टर है वहाँ पे हमको देखने को ये कृषि अर्थ देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर। कल कारखाने की कचरे से किस प्रकार की आपदा आ सकती है? नाभिकीय आपदा, विस्फोट प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, या फिर उपयुक्त में से अधिक हो गया, इनसे कोई नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका और रासायनिक प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका और आज का अंतिम प्रश्न है, श्रीलंका में कौन सा पेड़ मुख्य रूप से मिलता है? श्रीलंका में कौन सा पेड़ मुख्य रूप से मिलता है? सिनकोना, रबर या नारियल, या फिर ये तीनों होता है या फिर इनसे कोई नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो देखेंगे कि श्रीलंका में ये तीनों पेड़ पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से एक मैंने एक जगह कुछ बताना भूल गया था, मैं फिर तो बता देता हूँ। यहाँ पे एक सवाल था हाँ, सहकारी खेती। ये सहकारी खेती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना था मैं। सहकारी जो खेती होता है ना, उसका सिंपल सा अर्थ ये होता है कि जितने किसान होते हैं वो भूमि का तो मालिक बने रहते हैं। मान लो इतने हैं क्षेत्र में, सबका अलग अलग भाग पार्ट में है, ठीक है, इस तरह से सबका अलग अलग भाग में ज़मीन है। तो होता क्या है कि सभी मिल करके इस पर खेती करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि समय की बचत होता है और मतलब कह सकते हैं कि श्रम वगैरह बचत होता है, बहुत कुछ इसमें बेनिफिट मिल जाता है। तो इसमें मालिक तो बने रहते हैं, जो किसान है वो अपना ज़मीन का तो मालिक बने रहते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें कि खेती इसमें मिल कर के किया जाता है। मालिक तो जो किसान है वो बना ही रहेगा, लेकिन मिल कर के खेती जो होती है, मिलकर जो खेती की जाती है और एक दूसरे के सहयोग से जो चलती है, उसी को हम लोग कहते हैं सहकारी खेती। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि इसमें मालिक जो जिसका जो खेत है उसका मालिक वो किसान बना रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के सहयोग से खेती की जाएगी, एक दूसरे को मिल करके खेती करेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि डेनमार्क, अमेरिका की तरफ में ये खेती ज़्यादा ही प्रचलित हुआ था, खास करके डेनमार्क का नाम आता है इसमें। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 MCQ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।